हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल रिजॉइस एजुकेशन। हम इकोनॉमिक्स अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के सेकेंड चैप्टर के पार्ट 2 पे हैं ऑन पेज नंबर 26। Through industrial output or the production of goods went up during more than 9 times during the period, employment in the industry went up around 3 times। ठीक है, जैसे इंडस्ट्रियल आउटपुट और प्रोडक्शन ऑफ गुड्स बढ़े स्टूडेंट्स 9 टाइम्स बढ़े उस दौरान, तब एम्प्लॉयमेंट इंडस्ट्री में भी तीन टाइम्स बढ़ा। द सेम अप्लाइज टू द टर्शरी सेक्टर यानी सर्विस सेक्टर एज वेल। While production in the service sector rose by 14 times, employment in the service sector rose around 5 times. As a result, more than half of the workers in the country are working in the primary sector, mainly in agriculture, producing only a quarter of the GDP. इसलिए वो सिर्फ quarter of the GDP ही produce कर पा रहे हैं. In contrast to this, the secondary and the tertiary sector produce 4/5 of the produce, whereas they employ less than half of the people. सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर में 4/5 प्रोड्यूस होता है, जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट भी हाफ लोगों को ही मिलती है, आधे से कम लोगों को मिलती है। डज दिस मीन दैट द वर्कर्स इन एग्रीकल्चर आर नॉट प्रोड्यूसिंग एज मच एज दे कुड? What it means is that there are more people in agriculture than is necessary. इसका मतलब ये है कि एग्रीकल्चर में ज़रूरत से ज़्यादा लोग हैं। So even if you move a few people out, production will not be affected. अगर कुछ लोगों को वहाँ से निकाला भी जाए तो भी प्रोडक्शन अफेक्ट नहीं होगा स्टूडेंट्स। In other words, workers in the agricultural sector are underemployed. उसे अंडर एम्प्लॉयड कहा जाता है। फॉर इंस्टेंस टेक द केस ऑफ अ स्मॉल फार्मर लक्ष्मी। ठीक है, एक लक्ष्मी का केस ले लो, ओनिंग अबाउट 2 acres ऑफ अनइरिगेटेड लैंड डिपेंडेंट ओनली ऑन रेन एंड ग्रोइंग क्रॉप्स। ठीक है, जो टू acres ऑफ अनइरिगेटेड लैंड है और उनको रेन और ग्रोइंग क्रॉप्स पे डिपेंडेंट रहती है वो, लाइक जवार एंड अरहर। ऑल 5 members ऑफ अ फैमिली वर्क इन द प्लॉट थ्रू आउट द ईयर। सारे मेम्बर्स उसकी फैमिली के काम करते हैं उस प्लॉट पे पूरे साल। वाई दे हैव नो वेयर एल्स टू गो फॉर वर्क, क्योंकि उनके पास कहीं और जाने के लिए काम नहीं है। यू विल सी दैट एवरी वन इज़ वर्किंग, नन रिमेन्स आइडल। आप देखोगे कि सब लोग काम कर रहे हैं, कोई अकेला नहीं है, बट इन एक्चुअल फैक्ट देयर लेबर इफेक्ट गेट्स डिवाइडेड। बट एक्चुअल में उनके जो लेबर इफेक्ट यानी उनका जो काम है वो डिवाइड हो जाता है। ईच वन इज़ डूइंग सम वर्क बट नो वन इज़ फुली एम्प्लॉयड। हर कोई काम कर रहा है लेकिन कोई भी पूरी तरह से एम्प्लॉयड नहीं है। This is the situation of underemployment, where people are apparently working but all of them are made to work less than their potential. सब लोग काम कर रहे हैं लेकिन उनकी potential से उनको कम काम दिया जा रहा है। This kind of underemployment is hidden in contrast to someone who does not have a job and is clearly visible as unemployed. ठीक है, ये हिडन चीज़ है और ये सेम चीज़ है जो जिसके पास जॉब नहीं है और वो अनएम्प्लॉयड है। Hence it is also called disguised unemployment. Now supposing a landlord Sukram comes and hires one of 2 members of the family to work on his land. ठीक है, वो हायर करते हैं 2 मेंबर उसके फैमिली के उसके लैंड पे काम करने के लिए। लक्ष्मी's family is now able to earn some extra income through wages. लक्ष्मी की फैमिली अभी एक्स्ट्रा इनकम अर्न कर सकती है वेजेस के जरिए। Since you do not need 5 people to look after that small plot, 2 people moving out does not affect production on their farm. ठीक है, आपको वहाँ पे 5 लोग की ज़रूरत नहीं है, इस वजह से 2 लोग अगर वहाँ से निकल जाते हैं तो भी वो प्रोडक्शन को अफेक्ट नहीं करेगा। इन द अबव एग्जाम्पल 2 people may move to work in a factory. और वही 2 लोग कहीं फैक्ट्री में काम कर सकते हैं। Once again, the earnings of the family would increase and they would also continue to produce as much from the land. अर्निंग्स इंक्रीज होगी फैमिली की और वो कंटिन्यू करेंगे उतना प्रोड्यूस करना उसी लैंड से। There are lakhs of farmers like Lakshmi in India. This means that even if we remove a lot of people from agricultural sector and provide them with proper work elsewhere, agriculture production will not suffer. ठीक है, अगर हम एग्रीकल्चर से कितने लोगों को निकाल भी दे तो भी एग्रीकल्चर सेक्टर उतना ही तरक्की करेगा जितना पहले से कर रहा है। Agriculture production will no suffer. The income of the people who take up other work would increase and total family income. ठीक है, total family income increase हो जाएगा अगर वही लोग कहीं और जाके काम करते हैं तो। This underemployment can also happen in other sectors. For example, there are thousands of casual workers in the service sector in urban areas who search for daily employment. Thousands of casual workers है service sector urban areas में जो daily employment ढूंढते हैं। They are employed as painters, plumbers, repair persons, and other doing odd jobs. Many of them don't find work every day. Similarly, we see other people of the service sector on the street pushing a cart or selling something
ठीक है, आप स्ट्रीट पे देखते हैं कुछ लोग जो कार्ट पुश कर रहे होते हैं, कुछ ना कुछ बेच रहे होते हैं, वेयर दे मे स्पेंड द होल डे बट अर्न वेरी लिटिल, पूरा दिन बिता देते हैं लेकिन कमाई कितना होता है, बहुत कम। दे आर डूइंग दिस वर्क बिकॉज दे डू नॉट हैव बेटर अपॉर्चुनिटीज़, वो इस वजह से वो काम कर रहे हैं क्योंकि उनके पास बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, हम पेज नंबर 27 पे हैं, हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट। From the above discussion, we can see that there continues to be considerable underemployment in agriculture. Agriculture में underemployment बहुत ज़्यादा है. There are also people who are not employed at all. कुछ लोग तो employed भी नहीं हैं. In what ways can one increase employment for people? Let us look at some of them. Take the case of Lakshmi with her 2-acre plot of unirrigated land. The government can spend some money on, or banks can provide a loan to construct a well for a family to irrigate the land. ठीक है, तो एक वेल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं उसके फैमिली के लिए ताकि लैंड को इरिगेट किया जाए. लक्ष्मी विल देन बी एबल टू इरिगेट हर लैंड एंड टेक अ सेकेंड क्रॉप. ठीक है, और वो सेकेंड क्रॉप भी वहाँ पे ग्रो कर सकती है, जैसे वीट ड्यूरिंग द राबी सीजन्स. Let us suppose that 1 acre of wheat can provide employment to 2 people for 50 days. ठीक है, सपोज 1 acre of wheat एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर सकता है 2 लोगों को 50 डेज के लिए, इंक्लूडिंग सॉविंग, वाटरिंग, फर्टिलाइजर, application and harvesting. So 2 more members of the family can be employed in her own field. So 2 ज़्यादा लोग और एम्प्लॉय हो सकते हैं फील्ड में, उनके खुद के फील्ड में. नाउ सपोज अ न्यू डैम इज़ कंस्ट्रक्टेड एंड कनाल्स आर डग टू इरीगेट मैनी सच फार्म्स. एक डैम अगर कंस्ट्रक्ट हो जाता है और ज़्यादा कनाल्स डग होते हैं ज़्यादा फार्म्स इरीगेट करने के लिए, दिस कुड लीड टू अ लॉट ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन विद इन द एग्रीकल्चरल सेक्टर इट सेल्फ, रिड्यूसिंग द प्रॉब्लम ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट. Now suppose Lakshmi and other farmers produce much more than before. लक्ष्मी और उनके फार्मर्स ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं. दे वुड ऑल्सो नीड टू सेल सम ऑफ दिस. कुछ उन्हें बेचना भी होगा. फॉर दिस दे मे बी रिक्वायर टू ट्रांसपोर्ट देयर प्रोडक्ट्स टू अ नियर बाई टाउन, और इसके लिए उन्हें ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत होगी. इफ़ द गवर्नमेंट इन्वेस्ट सम मनी इन ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज ऑफ क्रॉप्स और मेक बेटर रूरल रोड सो दैट मिनी ट्रक्स रीच एवरीवेयर, सेवरल फार्मर्स लाइक लक्ष्मी who now have access to water can continue to grow and sell these crops. अगर गवर्नमेंट रोड्स को बेहतर बनाते हैं और ट्रांसपोर्टेशन ईजी करते हैं तो जैसे फार्मर्स लक्ष्मी जैसे बाकी फार्मर्स को भी प्रोत्साहन मिलेगा ज़्यादा क्रॉप्स ग्रो करने का. This activity can provide productive employment to not just farmers but also others such as those in service like transport or trade. Lakshmi's need is not confined to water alone. लक्ष्मी की प्रॉब्लम सिर्फ पानी नहीं है. To cultivate the land, she also needs seeds, fertilizers, agricultural equipment, and pump sets to draw water. Being a poor farmer, she cannot afford many of these. So, she will have to borrow money from money lenders. उन्हें money lenders से पैसे लेने होंगे and pay a high rate of interest. If the local bank gives her credit at a reasonable rate of interest, she will be able to buy all these in time and cultivate her land. अगर उन्हें बैंक से लोन मिल जाता है तो वही उससे वो सब चीज़ें खरीद सकती है और अपना लैंड कल्टिवेट कर सकती है. This means that along with water, we would also need to provide cheap agricultural credit to the farmers for farming to improve. We will look at some of these needs in chapter 3, Money and Credit. Another way by which we can tackle this problem is to identify, promote, and locate industries and services in semi-rural areas where a large number of people may be employed. Another way to tackle this problem is identify करना और promote करना local industries को जो services provide करती है semi rural areas में जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग employed है. For instance, suppose many farmers decide to grow arhar and chickpeas, which is pulse crops. Setting up a dal mill to procure and process these and sell in the cities is one such example. Opening a cold storage could give an opportunity for farmers to store their products like potatoes and onions and sell them when the price is good. ठीक है, तो स्टोरेज कोल्ड स्टोरेज से क्या होगा, अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी फार्मर्स को अपने प्रोडक्ट्स को स्टोर करने के लिए और बेच सकते हैं वो जब प्राइस उसकी मार्केट में बढ़िया हो जाती है. In villages near forest areas, we can start honey collection centers where farmers can come and sell wild honey. It is also possible to set up industries that process vegetables and agricultural produce like potato, sweet potato, rice, wheat, tomato, fruits, which can be sold in outside markets, जो बाहरी मार्केट में बेचा जा सकता है. This will provide employment in industries located in semi-rural areas and not necessarily in large urban centers. Semi-rural areas में भी employment हो सकती है
और अर्बन सिटीज़ के अलावा। Do you know that in India about 60% of the population belongs to the age group 5 to 29 years? Out of this, only about 51% are attending educational institutions. The rest are not. They may be at home, or many of them may be working as child laborers. If these children are to attend schools, we will require more buildings, more teachers, and other staff. A study conducted by the Erstwhile Planning Commission, now known as NITI Ayog, estimates that nearly 20 lakh jobs can be created in the education sector alone. Similarly, if we are to improve the health situation, we need many more doctors, nurses, health workers, etc. to work in rural areas. These are some ways by which jobs would be created, and we would also be able to address the important aspect of the development talked about in chapter 1. So ये सब चीज़ें करके students employment create हो सकती है इंडिया में. Every state or region has potential for increasing their income and employment for people in that area. हर state या region के पास potential है, क्षमता है increase करने के लिए उनका state का या region का income, employment provide करने के लिए लोगों को. It could be tourism or regional craft industry or new service like IT. Some of these would require proper planning and support from the government. For example, the same study by Planning Commission says that if tourism as a sector is improved, every year we can give additional employment to more than 35 lakh people. अगर tourism को improve किया जाता है तो more than 35 lakh people को employment मिल सकती है. We must realize that some of the suggestions discussed above would take a long time to implement. For the short term, we need some quick measures. Short term के लिए हमें कुछ quick solutions चाहिए. Recognizing this, the central government in India made a law implementing the right to work in about 625 districts in India, called Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act 2005, MGNR-REGA 2005. Under MGN-REGA 2005, all those who are able to and are in need of work in rural areas are guaranteed 100 days of employment. जो rural areas में काम की ज़रूरत चाहते हैं उन्हें 100 दिन की employment दी जाती है in a year by the government. If the government fails its duty to provide employment, it will give अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस टू द पीपल. अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट नहीं दे पाती तो वो अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस देंगे लोगों को. दिस टाइप ऑफ वर्क दैट वुड इन फ्यूचर हेल्प टू इंक्रीज द प्रोडक्शन फ्रॉम लैंड विल बी गिवन प्रेफरेंस अंडर द एक्ट. Division of sectors as organized and unorganized. Let us examine another way of classifying activities in the economy. This looks at the way people are employed. What are their conditions of work? Are there any rules and regulations that are followed as regards to their employment? क्या कोई rules and regulations आते हैं? एक situation लेते हैं कांता का. Kanta works in an office. She attends her office from 9:30 a.m. to 5:30 p.m. She gets a salary regularly at the end of every month. In addition to the salary, she also gets provident fund as per the rules laid down by the government. She also gets medical and other allowances. Kanta does not go to office on Sundays. This is a paid holiday. When she joined work, she was given an appointment letter stating all the terms and conditions of work. Kamal. Kamal is Kanta's neighbor. He is a daily wage laborer. उन्हें रोज़ के पैसे मिलते हैं in a nearby grocery shop. He goes to the shop at 7:30 in the morning and works till 8 p.m. In the evening, he gets no other allowances apart from his wages. उनको पैसे के अलावा कोई ऐसी special services नहीं मिलती है जो कांता को मिलती है. He is not paid for the days he does not work. He has therefore no leave or paid holidays, nor was he given any formal letter saying that he has been employed in that shop. He can be asked to leave any time by his employer. ठीक है, तो उन्हें कभी भी वहाँ से जाने को बोला जा सकता है. कांता वर्क्स इन दी ऑर्गेनाइज सेक्टर. जो कांता जहाँ पे काम करती है उसे ऑर्गेनाइज सेक्टर कहते हैं. ऑर्गेनाइज सेक्टर कवर्स दोज एंटरप्राइज और प्लेसेस ऑफ वर्क वेयर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट आर रेगुलर एंड देयरफॉर पीपल हैव अश्योर्ड वर्क. वहाँ पे कैसा है, टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट रेगुलर होते हैं, इस वजह से लोगों को काम मिलता ही है. दे आर रजिस्टर्ड बाय द गवर्नमेंट. वो गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर हो जाते हैं एंड हैव टू फॉलो इट्स रूल्स एंड रेगुलेशंस विच आर गिवन इन वेरियस लॉज सच एज द फैक्ट्रीज एक्ट, मिनिमम वेजेस एक्ट, पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट, Shops and Establishment Act, etc. It is called
ऑर्गेनाइज बिकॉज इट हैज़ सम फॉर्मल प्रोसेसेस एंड प्रोसीजर्स, उसे ऑर्गेनाइज कहा जाता है क्योंकि उसके फॉर्मल प्रोसेसेस और प्रोसीजर्स हैं. Some of these people may not be employed by anyone but may work on their own. कुछ लोग होंगे जो एम्प्लॉयड नहीं होंगे खुद से किसी की वजह से, लेकिन वो खुद से भी काम कर रहे होंगे. But they too have to register themselves with the government and follow the rules and regulations. Workers in the organized sector enjoy security of employment. जो वर्कर्स ऑर्गेनाइज सेक्टर में होते हैं वो सिक्योरिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंजॉय करते हैं. दे आर एक्सपेक्टेड टू वर्क ओनली अ फिक्स नंबर ऑफ आवर्स, उन्हें फिक्स नंबर ऑफ आवर्स काम करना होता है. इफ़ दे वर्क मोर दे हैव टू बी पेड ओवर टाइम बाय द एम्प्लॉयर, अगर वो ज़्यादा काम करते हैं तो उन्हें ओवर टाइम का पैसा देना पड़ता है. दे ऑल्सो गेट सेवरल अदर बेनिफिट्स फ्रॉम द एम्प्लॉयर्स, और बहुत सारे बेनिफिट्स उन्हें मिलते हैं. वॉट आर दीज बेनिफिट्स? दे गेट पेड लीव, पेमेंट ड्यूरिंग हॉलीडेज, प्रोविडेंट फंड, ग्रेचुटी एक्सेट्रा. They are supposed to get medical benefits, and under the laws, the factory manager has to ensure facilities like drinking water and a safe working environment. ठीक है, पीने का पानी और एक सेफ environment प्रोवाइड करना फैक्ट्री मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. When they retire, these workers get pensions as well. जब वो रिटायर हो जाते हैं तो उन्हें पेंशन भी मिलती है. In contrast, Kamal works in the unorganized sector. The unorganized sector is characterized by small and scattered units. छोटे छोटे यूनिट्स होते हैं which are largely outside the control of the government, जो गवर्नमेंट के कंट्रोल के बाहर है. These are rules and regulations but these are not followed. लेकिन उन्हें फॉलो नहीं किया जाता. Jobs here are low paid and often not regular. जॉब्स यहाँ पे लो पेड होते हैं और रेगुलर भी नहीं होते. There is no provision for overtime. ओवरटाइम का कोई प्रोविज़न नहीं है. पेड लीव्स भी नहीं है, हॉलीडेज भी नहीं है, लीव ड्यू टू सिकनेस एक्सेट्रा. एम्प्लॉयमेंट इज़ नॉट सिक्योर. पीपल कैन बी आस्क्ड टू लीव विदाउट एनी रीज़न. When there is less work such as during some season, some people may be asked to leave. कोई सीज़न में अगर काम नहीं होगा तो लोगों को जाने भी बोल देते हैं, छोड़ने भी बोल देते हैं. A lot also depends on the whims of the employer, और एम्प्लॉयर की खुद की मर्जी पे डिपेंड करता है. This sector includes a large number of people who are employed on their own. ये सेक्टर इंक्लूड करता है लार्ज नंबर ऑफ पीपल जो खुद से एम्प्लॉयड है, छोटे छोटे जॉब्स करते हैं, जैसे स्ट्रीट पे चीज़ें बेचते हैं और रिपेयर वर्क करते हैं. सिमिलरली फार्मर्स वर्क ऑन देयर ओन एंड हायर लेबरर्स एज इन व्हेन दे रिक्वायर. फार्मर्स वर्क लेबरर हायर करते हैं और जब भी उनको काम होता है तभी उनसे काम कराते हैं. ओके स्टूडेंट्स, अब हम पेज नंबर 32 पे हैं. सो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में वर्कर्स को कैसे प्रोटेक्ट करें. द ऑर्गेनाइज सेक्टर ऑफर्स जॉब्स दैट आर मोस्ट साउट आफ्टर. ठीक है, ऑर्गेनाइज सेक्टर में तो जॉब्स काफ़ी सॉर्टेड होते हैं, बट द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर हैव बीन एक्सपांडिंग वेरी स्लोली. ऑर्गेनाइज सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी धीमे धीमे तरीके से बढ़ रही है. इट इज़ ऑल्सो कॉमन टू फाइंड मैनी ऑर्गेनाइज सेक्टर एंटरप्राइजेज इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर. बहुत सारे ऑर्गेनाइज सेक्टर एंटरप्राइजेज अनऑर्गेनाइज सेक्टर में भी आ गए हैं. They adopt such strategies to evade taxes and refuse to follow laws that protect laborers. तो क्या करते हैं वो स्ट्रैटेजीज़ फॉलो करते हैं ताकि उन्हें टैक्स ना पे करना पड़े, और वो लॉज भी नहीं फॉलो करते गवर्नमेंट के जो लेबरर्स को प्रोटेक्ट करता है. As a result, a large number of workers are forced to enter the unorganized sector jobs. बहुत सारे वर्कर्स हैं जिन्हें unorganized sector jobs लेने पड़ते हैं which pay a very low salary. They are often exploited and not paid a fair wage. उन्हें exploit किया जाता है और उनको एक fair wage नहीं मिलता. Their earnings are low and not regular. These jobs are not secure and have no other benefits. Since the 1990s, it is also common to see a large number of workers losing their jobs in the organized sector. बहुत सारे organized sectors में बहुत सारे लोगों ने अपने jobs खोए हैं. These workers are forced to take up jobs in the unorganized sector with low earnings. इन workers को force किया जाता है jobs लेने के लिए unorganized sector कम earnings में. Hence, besides the need for more work, there is also a need for protection and support of the workers in the unorganized sector. ठीक है, ज़्यादा work तो चाहिए ही, उसके साथ साथ protection भी चाहिए, job security भी चाहिए unorganized sector में. Who are these vulnerable people who need protection? In the rural areas, the unorganized sector mostly comprises of landless agricultural laborers, small and marginal farmers,
sharecroppers and artisans such as weavers, blacksmiths, carpenters, and goldsmiths. Nearly 80% of rural households in India are in small and marginal farmer category. 80% rural households इंडिया में small और marginal farmer category के हैं students. These farmers need to be supported through adequate facility for timely delivery of seeds, agricultural inputs, credit, storage facilities and marketing outlets. In the urban areas यानी शहरों में unorganized sector comprises mainly of workers in small scale industry, casual workers in construction, trade and transport, etc., and those who work as street vendors, head load workers, garment makers, rag pickers, etc. Small scale industry also need government support for procuring raw materials and marketing of output. Small scale industries को government का support चाहिए रहता है students, रॉ मटेरियल को प्रोक्योर करने के लिए और मार्केटिंग करने के लिए जो प्रोडक्ट बन के आता है. The casual workers in both rural and urban areas need to be protected. We also find that majority of workers from scheduled caste, tribes and backward communities find themselves in the unorganized sector. Besides getting the irregular and low paid work, these workers also face social discrimination. Protection and support to the unorganized sector workers is thus necessary for both economic and social development. इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट के लिए अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर्स का प्रोटेक्शन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है स्टूडेंट्स. सेक्टर्स इन टर्म्स ऑफ ओनरशिप, पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स. Another way of classifying economic activities into sectors could be on the basis of who owns assets and it's responsible for the delivery of services. Assets कौन own करता है और उनकी responsibility कौन रखता है deliver करने की services को. In the public sector, the government owns most of the asset and provides all the services. Public sector में government own करते हैं ज़्यादातर assets और सारे services provide करते हैं. प्राइवेट सेक्टर में ओनरशिप ऑफ असेट्स एंड डिलीवरी ऑफ सर्विसेज इज़ इन द हैंड्स ऑफ प्राइवेट इंडिविजुअल और कंपनीज. तो वो प्राइवेट इंडिविजुअल और कंपनीज के हाथ में होता है, इसीलिए उसे प्राइवेट सेक्टर कहते हैं. लाइक फॉर एग्जांपल रेलवेज और पोस्ट ऑफिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ द पब्लिक सेक्टर वेयर कंपनीज लाइक टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, जिसे टिस्को भी कहा जाता है, और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड RIL आर प्राइवेटली ओन्ड. एक्टिविटीज़ इन द प्राइवेट सेक्टर आर गाइड बाय द मोटिव टू अर्न प्रॉफिट्स. और ये गाइड इसीलिए किया जाता है, एक्टिविटीज़ प्राइवेट सेक्टर में प्रॉफिट अर्न करने के लिए किए जाते हैं स्टूडेंट्स. To get such services, we have to pay money to these individuals and companies. So सर्विस पाने के लिए इंडिविजुअल और कंपनी को पैसे पे करने पड़ते हैं. The purpose of the public sector is not just to earn profits. Governments raise money through taxes and other ways to meet expenses on the services rendered by it. ठीक है, सो गवर्नमेंट मनी पैसे कैसे इकट्ठा करती है, टैक्सेस के ज़रिए और बाकी ज़रिए जहाँ पे एक्सपेंसेस मीट होते हैं सर्विसेज के. Modern day governments spend on a whole range of activities. What are these activities? Why do governments spend on such activities? Let's find out. There are several things needed by the society as a whole. बहुत सारी चीज़ें सोसाइटी को चाहिए रहती है, बट विच द प्राइवेट सेक्टर विल नॉट प्रोवाइड एट अ रीजनेबल कॉस्ट. और प्राइवेट सेक्टर एक रीजनेबल कॉस्ट पे प्रोवाइड नहीं करेगा क्योंकि वो ज़्यादातर प्रॉफिट्स के लिए रन होता है स्टूडेंट्स. वाई? सम ऑफ दीज नीड स्पेंडिंग लार्ज सम्स ऑफ मनी. बहुत सारे पैसे खर्च करने होते हैं विच इज़ बियॉन्ड द कैपेसिटी of the private sector. Also, collecting money from thousands of people who use these facilities is not easy. इसलिए thousands of लोग जो इस facilities को use करते हैं, उसलिए उनसे पैसे collect करना easy नहीं है. Even if they do provide these things, they would charge a high rate for their use. Example are construction of roads, bridges, railways, harbors, generating electricity, providing irrigation through dams, etc. Thus, government have to undertake such heavy spending and ensure that these facilities are available for everyone. इस वजह से गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा स्पेंड करना पड़ता है ताकि ये सारे सर्विसेज सबके लिए अवेलेबल हो सके स्टूडेंट्स. There are some activities which the government has to support. The private sector may not continue their production or business unless government encourages it. For example, selling electricity at the cost of generation may push up the cost of production of goods in many industries. ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी बेचने से जनरेशन जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी बनती है उससे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स भी बढ़ सकता है. Many units, especially small scale units, might have to shut down. Government here steps in by producing and supplying electricity at rates which these industries
कैन अफोर्ड, ठीक है। सो गवर्नमेंट यहाँ पे बीच में आती है और वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस और सप्लाई करती है वो छोटे छोटे इंडस्ट्रीज़ को जो अफोर्ड कर सकते हैं। गवर्नमेंट हैज़ टू बेयर पार्ट ऑफ द कॉस्ट, गवर्नमेंट को वो कॉस्ट बेयर करनी पड़ती है स्टूडेंट्स। सिमिलरली द गवर्नमेंट इन इंडिया बाइज व्हीट एंड राइस फ्रॉम फार्मर्स एट अ फेयर प्राइस। This it stores in the godowns and sells at lower price to consumers through ration shops. राशन शॉप्स के ज़रिए उन्हें कम पैसों में बेचा जाता है। You have read about this in the chapter on food security. ठीक है, the government has to bear some of the cost. In this way, the government supports both farmers and consumers. There are large number of activities which are primary responsibility of the government. The government must spend on these. Government को उस पे spend करना अनिवार्य है. Providing health and education facilities for all is one example. We have discussed some of these issues in the first chapter. Running proper schools and providing quality education, particularly elementary education, is the duty of the government. India's size of illiterate population is one of the largest in the world. Similarly, we know that nearly half of India's children are malnourished. Half of the India's children are malnourished, यानी उन्हें खाना पीना टाइम पे नहीं मिला जाता, and a quarter of them are critically ill. We have read about infant mortality rates. The infant mortality rate of Odisha 40 or Madhya Pradesh 51 is higher than some of the poorest regions of the world. Government also needs to pay attention to aspects of human development such as availability of safe drinking water, housing facilities for the poor, and food and nutrition. It is also the duty of the government to take care of the poorest. ड्यूटी है गवर्नमेंट की गरीब लोगों की रक्षा करना एंड मोस्ट इग्नोर रीजन्स ऑफ द कंट्री थ्रू इंक्रीज्ड स्पेंडिंग इन सच एरियाज। और जिस कंट्री में ज़्यादा पैसे खर्च किए जाते हैं वहाँ से कम करके ऐसी कंट्री को देना जहाँ पे पैसे ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं। तो इस तरह से स्टूडेंट्स ये चैप्टर एंड होता है। थैंक यू।